नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष द अर्बन नक्सल। दोपहर को मैंने आपको इंग्लिश में कल के हमारे तारीख के बारे में अपडेट दिया था। अभी मैं आपको हिंदी में अपडेट देने जा रहा हूं और उस अपडेट यानी कि सिविल सूट के बारे में आपको समझाने जा रहा हूं। अपडेट देने से पहले आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि ये जो है ना, ये जो अभी फिलहाल हो रहा है आपके साथ, हम सबके साथ, ये एक शब्दों का मायाजाल है। हम एक शब्दों के मायाजाल में फंसे हुए हैं और जब तक हमारे दिमाग में शब्दों का सही मतलब हम अपने दिल में और दिमाग में नहीं उतारते हैं, तब तक हम इस मायाजाल में फंसे रहेंगे। मैं किन शब्दों की बात कर रहा हूं, पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ब्रिटिश लोग उसी आजादी की लड़ाई को राजद्रोह और देशद्रोह कहते थे और उसके लिए हमारे लीडरों को बहुत सारी सजा काटनी पड़ी, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल। आज हम कहते हैं कि वो आजादी की लड़ाई थी, न राजद्रोह थी न देशद्रोह थी, लेकिन आजादी की लड़ाई थी। इसी तरह से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो इस बात पर लड़ रहे हैं फिलहाल कि सभी बिल्डर्स आपको यानी कि फ्लैट बायर्स को आपके टोकन और बुकिंग अमाउंट रिफंड करें। और ऐसे क्यों? क्योंकि जब तक अग्रीमेंट नहीं होता है तब तक आप आजाद हो, आप मुक्त हो और आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए नहीं हो। इसलिए वो आपका बुकिंग अमाउंट, आपका टोकन या उससे ज्यादा कोई भी अमाउंट नहीं ले सकते हैं। अगर आपका अग्रीमेंट नहीं हुआ तो पूरी तरह से वो आपको रिफंड मिल जाना चाहिए, आपकी मर्जी से। जरूरत यह भी नहीं है कि आप कहो कि मेरे पिताजी को कैंसर है और मेरी माँ को हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये सब कहने की भी जरूरत नहीं है। आपको उनके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कहना पड़ेगा कि भाई मैंने सोच लिया है, मुझे ये ट्रांजैक्शन में आगे नहीं बढ़ना है, मेरे पैसे लौटा दो। क्लियर कट आपको इतना ही कहना चाहिए और वो लोगों को शराफत से आपके पैसे लौटा देने चाहिए। अगर एक्सपेंस में काटते हैं तो हो सकता है कि 2-3 हजार का एक्सपेंस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका कोई लॉस नहीं हो रहा है। जब आप फ्लैट बुकिंग करते हो तो सिर्फ एक एक्सेल शीट पे आपका नाम चढ़ता है, एक फ्लैट नंबर के सामने आपका नाम एक्सेल शीट में चढ़ जाता है। उसके सिवा उनका कोई भी काम नहीं होता है जिससे वो कह सकें कि भाई आपकी वजह से हमने ये काम किया और इसलिए हमारा नुकसान हो गया। अब चलते हैं केस के बारे में। तो ये आज के तारीख में ये जो मामला है ना रोणवाल का, ये 3 ट्रैक्स पर चल रहा है। एक नहीं, 3 ट्रैक। एक ट्रैक है सोशल मीडिया, यूट्यूब। हम सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं और यहां पर हमारी ताकत ज्यादा है, इसलिए हम लड़ सकते हैं और वो बिल्कुल खामोश हैं। वो किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन यानी कि सफाई वीडियो या आर्टिकल लिख के नहीं कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पे अपनी सफाई नहीं दे रहे हैं। उनको सफाई नहीं देना है। वो इस वाद विवाद में पड़ना ही नहीं चाहते हैं, इस आर्ग्यूमेंट में पड़ना ही नहीं चाहते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। हम कह रहे हैं गलत है, उनको कहना चाहिए कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही है। वीडियो बना के कहना चाहिए। वो कह सकते हैं कि ये कृष्णराज राव बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। हम जो अमाउंट जब्त कर रहे हैं आपसे, वो कायदे कानून के हिसाब से जब्त कर रहे हैं। ये देखिए कायदे, ये देखिए कानून, दिखा सकते हैं ना। लेकिन वो ऐसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं
कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो किसी भी हिसाब से सही काम नहीं कर रहे हैं, वो आपके पैसे को जब्त नहीं कर रहे हैं, वो आपसे आपके पैसे को लूट रहे हैं। ये चोरी है, ये डकैती है, ये चीटिंग है, ये जबरदस्ती पैसे ले रहे हैं। और जब तक आपके दिमाग में ये फॉरफिट नाम का जो शब्द है वो बैठा रहेगा, तब तक आप ठीक से लड़ नहीं पाओगे अपने ही पैसों के लिए। फॉरफिट का मतलब होता है अपने ही एक्शंस की वजह से पैसे का चला जाना। जैसे कि अगर एक गेम है, मैं किसी के सामने एक चेस का मैच खेलने जा रहा हूं, और अगर मैं चेस के मैच के लिए वहां पर पहुंचता नहीं हूं खेलने के लिए, तो मैं गेम को फॉरफिट कर लेता हूं। जैसे कि वॉक ओवर होता है, तो वॉक ओवर एक टाइप का फॉरफिट होता है, तो मैं उसे सामने वाले को वॉक ओवर दे देता हूं। ये होता है फॉरफिट। तो इसी तरह से आपने अगर अपने पैसों को फॉरफिट कर दिया, मतलब आपने आगे पैसे नहीं भरे इसलिए अपने पैसे छोड़ दिए, तो आपको ये, जब आप फॉरफिट शब्द का इस्तेमाल करते हो तो आपको लगता है कि वो गलती आपकी है, आपकी खुद की है, इसलिए आपके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं आता है कि आप उनसे कहें कि बॉस मेरे पैसे मुझे लौटाओ। इसीलिए आप उनके सामने गिड़गिड़ाते हो, कहते हो नहीं नहीं मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरी मम्मी बीमार है, मेरा फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है, पैसे मांगने पड़ रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप अपने मन से, अपने दिमाग से ये फॉरफिट शब्द को निकाल दीजिए। सही शब्द क्या है? सही शब्द है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट क्या होता है कि सामने वाला जबरदस्ती आपकी चीज ले लेता है, उसे कहते हैं कॉन्फिस्केट। जैसे कि आप अगर स्कूल में थे और प्रिंसिपल ने देखा कि आप अपने रबर के साथ खेल रहे हो, तो अगर प्रिंसिपल ने आपका रबर ले लिया, और ले ही लिया और लौटाया ही नहीं, तो वो हो जाता था कॉन्फिस्केट। अगर वो ले लेते थे लेकिन थोड़ी देर के लिए लेकर बाद में क्लास के बाद, स्कूल के बाद वो लौटा देते थे, तो वो होता था टेम्पररीली कॉन्फिस्केट, थोड़ी देर के लिए कॉन्फिस्केट। लेकिन ये लोग परमानेंटली कॉन्फिस्केट करना चाहते हैं। वो आपसे आपका जो अधिकार का, आपके खुद के पैसे, अपने मेहनत के पैसे जो हैं, वो आपसे ले लेना चाहते हैं, छीन लेना चाहते हैं, और छीन रहे हैं। इससे पहले वो छीन ही रहे थे, अब जाके कुछ लोगों का सेटलमेंट हो रहा है। सेटलमेंट कह के वो लोग पैसे लौटा रहे हैं, कभी 20-50 हजार काट के लौटा रहे हैं, ये कह के कि ये जीएसटी के तरफ है। झूठ है ये। आपको पूरे पैसे लौटाने चाहिए, 100% अमाउंट रिफंड करना चाहिए। ये जीएसटी के पैसे काटना वगैरह नहीं बनता है, सर्विस टैक्स के पैसे काटना वगैरह नहीं बनता है। वो टैक्स के पैसे काट के नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो टैक्स जमा नहीं हो रहा है। खैर छोड़िए, अब लौटते हैं अपने अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, कल 26 अक्टूबर को हमारा डेट था। राजेंद्र, आचार्य और आल्विन के स्टेटमेंट्स हमने कोर्ट के सामने पेश कर दिए, उसमें यानी उन पे कोर्ट में डाल दिया, ऑफिशियल तरीके से नोटराइज करके। ये स्टेटमेंट क्या थे? तो ये स्टेटमेंट थे प्लेंट के जवाब। अब ये प्लेंट क्या है? प्लेंट मतलब कंप्लेंट। सिविल केस में पहले जो रुनवाल ने किया था पहला दिन, तो उन्होंने एक तरह का कंप्लेंट किया था, और उसी कंप्लेंट के माध्यम से उन्होंने कहा था कि ये लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हमारा डिफेमेशन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि हमको इंजंक्शंस चाहिए, हमको ये रिलीफ चाहिए कि आप इनके वीडियोस, हमारे बारे में जो भी वीडियोस बनाए हैं वो सारे डिलीट कर दें। यानी कि 7 वीडियोस उन्होंने कहे थे। कुछ वीडियोस इनके बारे में थे, आचार्य और ये लोगों के बारे में थे, और कुछ वीडियोस ऐसे थे जो उनके बारे में थे भी नहीं, किसी और के बारे में थे।
जनरल थे, लेकिन सारे जो वीडियोस हैं वो रुणवाल माई सिटी के बारे में थे। और जो प्लेंटिफ है, जो कंप्लेनेंट है, वो है होराइजन प्रॉपर्टीज, जो कि रुणवाल माई सिटी के प्रोमोटर हैं। तो ये स्टेटमेंट्स दे दिए गए। अब उन्होंने अपना स्टेटमेंट लॉन्च कर दिया, उसका उन्होंने जवाब दे दिया, और जवाब एकदम पैरावाइज होता है, डिटेल होता है, हर एक पैरा का जवाब देना पड़ता है। तो ये जो जवाब था वो हमने दे दिया। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं सिविल केस में। सिविल केस एक ऑर्डिनरी, एक आसानी से समझा जाने वाली चीज नहीं है, काफी मुश्किल है उसे समझना। बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर। और यानी कि आप ऐसे सोचो कि एक पेड़ है और पेड़ की शाखाएं हैं और शाखाओं पर पत्ते हैं वगैरह, तो उसी तरह से ये प्लेंट है और प्लेंट से निकलते हैं बहुत सारे नोटिसेस ऑफ मोशन, और हर एक नोटिस ऑफ मोशन का अलग से जवाब देना पड़ता है। और वो टेम्पररी इंजंक्शन मांगते हैं, परमानेंट इंजंक्शन मांगते हैं, ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, यानी हर किस्म से एक नया कोई डिमांड खड़ा हो सकता है, एक नई शाखा निकल सकती है उस पेड़ में से। और फिर एक और वो चीज होता है कि हम बेसिकली पेड़ का जो मेन थर्ड जिसे कहते हैं, ट्रंक है, उसको हम और थोड़ा कुछ जोड़ना चाहते हैं। तो वो भी एक हो गया था, इन्होंने फाइल किया हुआ था, जिसे चेंबर समन्स कहते हैं, कि हम और कुछ फाइल करना चाहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बहुत कुछ करके रखा था। अब हमने बहुत सारी बातों का जवाब दे दिया था, और अब जाके हमने इनका जो प्लेंट था, प्लेंट का जवाब क्लियर कट भाषा में इन 3 लोगों के तरफ से दिया। अब तक बहुत सारे फाइलिंग्स मैंने किए थे, इन लोगों ने नहीं किया था। यानी कि मेरे जो को डिफेंडेंट्स हैं, राजेंद्र, आचार्य और अल्विन, इन लोगों का कोई भी कोर्ट में जवाब नहीं था। अब जाके दिया गया, और ये दिया गया, मैंने ड्राफ्ट किया, मेरे दोस्त एडवोकेट सुशांत वलिम्बे ने और उनके कलीग अभिनव ने ये देखा, समझा, उसको जो करेक्ट फॉर्मेलिटी करने होते हैं, करेक्ट जो जवाब देना होता है, उस तरह से उसका जवाब दिया, लिखा हमने ठीक तरीके से, और फिर उसे नोटराइज करके कोर्ट में डाल दिया है। इन द मीन टाइम वो तो हो गया, और उसके बाद जज ने इन लोगों से कुछ पूछा नहीं। वैसे जज जब बात भी करते हैं ना, तो आम आदमी को समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो इस तरह से पूछते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं जो आम आदमी के लिए गुगली होता है। गुगली फेंकते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि जज ने क्या कहा, जज ने पूछा तो क्या पूछा हमसे। बहुत टेक्निकल भाषा में पूछते हैं, और उनका चेहरा भी थोड़ा सा हिलता नहीं है, एकदम ऐसे एक ही आवाज में पूछते हैं, कि स्वर में बोलते हैं। तो आम आदमी के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे कोई एक मौका हुआ भी जब उन्होंने एक टेक्निकल सा सवाल पूछा, और इनमें से 1 या 2 लोग विटनेस बॉक्स में खड़े भी हुए। अल्विन खड़ा हुआ, कुछ क्या कहना है, क्या जवाब देना है, कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग उनके पीछे खड़े थे, कुछ समझा रहे थे, लेकिन यानी आम आदमी काफी हड़बड़ा जाता है ऐसे मौके पर। खैर, इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा हाँ, मैं ये कहने को रह गया कि अगली जो तारीख है वो दिसंबर 7 को है, यानी कि करीब करीब 40 दिन के लिए और कोई सुनवाई नहीं होना है। लेकिन ये 40 दिनों में पूरी तरह से संभावना है कि रुणवाल पुलिस से कोई ना कोई कार्रवाई करवाएगी हमारे खिलाफ। उन्होंने ऑलरेडी एक कंप्लेंट तो दे ही डाला है, लगता है कि एक्सटॉर्शन कर रहे हैं ये लोग। एक्सटॉर्शन यानी कि खंडनी, वसूली, यानी कि धमकी देके पैसे मांगना। तो उनका कुछ ऐसे कहना है कि ये लोग वीडियो बना के धमकी दे रहे हैं और धमकी देके पैसे की वसूली कर रहे हैं, खंडनी कर रहे हैं।
अब भाई हमने तो कोई धमकी दिया नहीं है, हम तो क्लियर कट वीडियोस बना रहे हैं और वीडियो जो बना रहे हैं वो एकदम फैक्ट के ऊपर आधारित हैं। जो हुआ है यथास्थिति फैक्ट्स उसी को समझा रहे हैं, पब्लिक के सामने रख रहे हैं। इनके पैसे लिए गए हैं, कैसे लिए गए, किस हिसाब से लिए गए, किस बहानों से, किस बहाने से लिए गए, यही सब हम समझा रहे हैं। लेकिन संभव है, पॉसिबल है कि हमारे खिलाफ एक्सटॉर्शन यानी कि खंडनी का केस बन जाएगा। और वो इसलिए संभव है क्योंकि पुलिस अगर करना चाहती है तो वो कर सकती है, चाहे वो आगे जाके कोर्ट में प्रूव ना हो, लेकिन उससे पहले हमें बहुत परेशानी हो जाएगी। हमने अगर एंटिसिपेटरी बेल नहीं लिया है तो हो सकता है कि हमें पुलिस कस्टडी में डाल दिया जाएगा। जुडिशियल कस्टडी यानी जेल कस्टडी जिसे कहते हैं, आर्थर रोड वगैरह में रहना पड़ेगा, चाहे वो 1 दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए हो, 4 दिन के लिए हो, पता नहीं, हो सकता है, संभव है। मैं तो चाहूंगा कि ऐसे ना हो। अगर हो तो मैं तो चाहूंगा कि राजेंद्र आचार्य और आल्विन के साथ ऐसे ना हो, मेरे साथ हो जाए तो भले हो जाए। मैं पहले भी जेल कस्टडी में रह चुका हूं, मैं जानता हूं ये क्या है, मैं लड़ सकता हूं, मैं टूटता नहीं हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो मुझे 1 दिन के लिए रखें या 1 महीने के लिए रखें या 1 साल के लिए रखें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं लड़ूंगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि बाकी के जो 3 लोग हैं उनको किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में 1 भी दिन के लिए पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में न जाना पड़े। हमारी पूरी कोशिश है। पुलिस बार बार फोन करके बुलाने लगी है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और भी ऐसे परेशानी होने वाली हैं, वो उनको बार बार फोन करके परेशान करेंगे। फिलहाल मुझे कॉल नहीं कर रहे हैं, मुझे परेशानी नहीं हो रही है, परेशानी इन लोगों को फिलहाल हो रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस आगे क्या करती है। हमने भी तो कंप्लेंट डाले हैं, आसिफ खान के 70 लाख रुपए इन्होंने लिए हैं, वो कंप्लेंट तो है। हम लोगों को थ्रेट लेटर मिला था, वो भी तो कंप्लेंट है। लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस इन कंप्लेंट्स पे कार्रवाई करती है या नहीं, या सिर्फ रुणवाल के कंप्लेंट्स पर ही कार्रवाई करेगी। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। हमें भी चालाकी से लड़ना होगा, साहस और यानी जोश से ही काम नहीं होता है, होश और टेक्निक की भी जरूरत होती है, थोड़ी सी लक की भी जरूरत होती है। तो आप लोगों का भी साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है, पब्लिक का साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ रहेंगे। मैं हूं क्रिश द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।